ताउते तूफान तो गुजर गया लेकिन तबाही के निशान छोड़ गया। गुजरात और महाराष्ट्र में तूफान ने भारी तबाही मचाई। तूफान से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात और दीव के दौरे पर हैं। पीएम मोदी तूफान प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे। इधर अरब सागर में नौसेना का मिशन जिंदगी जारी है। समंदर में फंसे जहाज से नौसेना ने अब तक 317 लोगों का रेस्क्यू किया है। इसी खबर पर हम ज्यादा जानकारी लेंगे। अलग अलग जगहों पर हमारे संवाददाता मौजूद हैं, उनके पास हम जाएंगे। लेकिन आपको उससे पहले बता दें, पीएम का गुजरात और दीव दौरा है। पीएम मोदी सबसे पहले भावनगर पहुंचेंगे, ऊना, दीव, जाफराबाद। पीएम मोदी आज गुजरात और दीव दौरे पर हैं और महुआ का हवाई सर्वेक्षण करेंगे। हालात का जायजा लेने के लिए समीक्षा बैठक करेंगे। अहमदाबाद में पीएम मोदी की समीक्षा बैठक होगी, जिसमें तमाम मुख्यमंत्रियों के साथ अधिकारी भी शामिल होंगे। और अब सीधा चलते हैं हमारे संवाददाताओं के पास। अंकुर त्यागी मुंबई से हमारे साथ जुड़ गए हैं, अर्पण कायदावाला अमरेली से और अरुण हर्ष हमारे साथ जोधपुर से जुड़ गए हैं। सबसे पहले अंकुर त्यागी का रुख करेंगे। अंकुर, क्या मुंबई में भारत के 4 जहाज अभी भी फंसे हुए हैं? कितने लोगों का अभी तक पता नहीं चला है? रेस्क्यू किस कदर हो रहा है? देखिए, रेस्क्यू की जहां तक बात कर रही हैं आप, तो कुल 4 एसओएस के जो कॉल थे, उनमें से जो बार्ज SS3 है, उसको पूरी उसके जितने भी मेंबर्स हैं उन सभी को पूरी तरह सेव कर लिया गया है। जो कॉन्स्ट्रक्टर नाम से एक और था, गाला कॉन्स्ट्रक्टर, उसके भी जितने भी मेंबर्स थे उन सभी को सुरक्षित बचा लिया गया है। जो तीसरा एक और बार्ज था उसको भी सेव कर लिया गया है, लेकिन दिक्कत जो आ रही है वो P305 जो बार्ज है उसको लेकर आ रही है। अभी तक 184 सदस्य ऐसे हैं जिनको बचाया गया है, लेकिन ये भी सच है कि 89 मेंबर्स ऐसे हैं जो अभी भी फंसे हुए हैं। INS कोलकाता इस काम में लगा हुआ है, INS कोची इस काम में लगा हुआ है। इसके अलावा भी 3 इंडियन नेवी के दूसरे जहाज हैं और सपोर्ट जो वेसल हैं, ऑफशोर सपोर्ट वेसल जिनको कहा जाता है, वो भी इनकी मदद के लिए लगे हुए हैं। इसके अलावा नेवी के हेलीकॉप्टर्स इस काम में ऊपर से मदद कर रहे हैं। लेकिन अभी भी ये बात सच है कि 89 मेंबर्स ऐसे हैं जिनको अभी रेस्क्यू किया जाना बाकी है। सी बहुत ज्यादा रफ है, बहुत करंट है समुद्र के अंदर, और यही वजह है कि तेज हवाओं के चलते जो पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन है उसको करने में दिक्कत आ रही है। परसों की शाम से ये एसओएस आया था और तभी से लगातार इंडियन कोस्ट गार्ड और इंडियन नेवी इस काम में लगे हुए हैं, लेकिन कामयाबी की जो रफ्तार है वो थोड़ी सी धीमी कही जा सकती है, और उसके पीछे जो वजह है वो खराब मौसम है। ठीक है अर्पण, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे, हवाई सर्वेक्षण किया जाएगा, मुख्यमंत्रियों की मौजूदगी रहेगी, अधिकारी भी वहां पर पहुंचेंगे। अगर नुकसान की बात करें तो काफी भारी नुकसान हुआ है। इसके अलावा रेस्क्यू का काम कैसे हो रहा है वहां? प्रियंका, बात करें तो परसों शाम यानी 17 तारीख देर शाम जो साइक्लोन ताउते है वो गुजरात के समंदर तट पर टकराया था, और सबसे ज्यादा जो असर था वो यूनियन टेरिटरी जो दीव है वहां और गुजरात का जो ऊना तहसील है वहां हुई थी। बाकी डैमेज की बात करें तो इतने 5 जो जिले हैं जो सबसे ज्यादा प्रभावित है, गिर सोमनाथ है, वेरावल है, जूनागढ़ है, भावनगर है, अमरेली है। अभी मैं अमरेली में मौजूद हूँ। गिर सोमनाथ यानी वेरावल से होते हुए मैं कल दिन में निकला था यहाँ अमरेली आते हुए, और बीच के जो हालत की बात करें तो उसको शब्दों में बयां करना बहुत ही मुश्किल है। आप जहां भी नजर करें वहां पूरे हाईवे पर सिर्फ आपको पेड़ गिरे हुए दिख रहे थे, जितने भी इलेक्ट्रिक पोल थे। मैं बताना चाहूंगा अभी भी गुजरात के 9000 से ज्यादा गांव ऐसे हैं जहां पर इलेक्ट्रिक सप्लाई बाधित हुआ है। पिछले 3 दिन से प्रिकॉशन के तौर पर पहले से ही वहां बिजली काट दी गई थी, लेकिन साइक्लोन की वजह से जितने भी जो इलेक्ट्रिक पोल थे, ट्रांसफार्मर थे, फीडर थे, वो सब कुछ गिर चुके हैं। यानी अभी भी आने वाले 1 हफ्ते तक इन गांवों में बिजली शायद ही पहुंच पाएगी। स्टेट गवर्नमेंट की पूरी मशीनरी इसको रिस्टोर करने के लिए काम कर रही है। प्रधानमंत्री के दौरे की बात करें तो भावनगर एयरपोर्ट वो तकरीबन 11:30 के 12 के बीच लैंड करेंगे अपने विशेष हेलीकॉप्टर के द्वारा, और राज्य के जो मुख्यमंत्री है विजय रूपाणी वो उनको रिसीव करेंगे। जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है उसके मुताबिक उनका एरियल सर्वे रहेगा जितने भी जो प्रभावित जिले हैं उसके लिए, और उसके बाद वहां से वो सीधे पहुंचेंगे अहमदाबाद, जहां पर राज्य के जो आला अधिकारी है, चीफ मिनिस्टर है और जब संबंधित जितने भी डिपार्टमेंट है उनके अधिकारियों के साथ वो एक रिव्यू मीटिंग करेंगे कि आखिरकार साइक्लोन ताउते ने कितना कहर बरपाया है गुजरात में।
तो पूरे मामले में देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो अफेक्टेड बात है वो इलेक्ट्रिसिटी की है, क्योंकि मैंने आपको बताया 9,000 से ज्यादा गांव है जो अभी भी विदाउट इलेक्ट्रिसिटी है, और जो गिरे हुए फीडर है, इलेक्ट्रिक पोल है, ट्रांसफार्मर है, उनको खड़े करना सबसे बड़ी प्रायोरिटी है स्टेट गवर्नमेंट की, क्योंकि कई ऐसे शहर और नगर भी है जिसमें मोबाइल टावर भी गिर चुके हैं, तो उनसे वहां कोई भी किसी भी प्रकार का कम्युनिकेशन नहीं हो रहा। इस पूरे साइक्लोन की वजह से गुजरात में 13 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है, ये भी बहुत बड़ी बात है। जिस तरह से खेती को नुकसान हुआ है और दूसरे कई ऐसे नुकसान की बात है जहां पर लोग अब कंपेंसेशन की बात कर रहे हैं, तो एक बार प्रधानमंत्री की रिव्यू मीटिंग हो जाए, उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट है वो शायद अनाउंस करेगी कि किसको किस तरह से सहाय की जा सकती है। प्रियंका, ठीक है। अरुण, कर्नाटक, केरल, गोवा, महाराष्ट्र और गुजरात के बाद क्या ये तूफान अब राजस्थान की ओर बढ़ रहा है? बिल्कुल प्रियंका, बात करेंगे तूफान ताउते की, जिस तरह से राजस्थान से हालांकि गुजर चुका है। राजस्थान की अगर बात करेंगे, सिरी, जालोर और पाली में जिस तरह से देर रात तक बारिश हो रही थी, सुबह तक बारिश हो रही थी, तेज हवाओं के साथ कई जगह बिजली के खंभे भी पड़े, लेकिन प्रशासन पूरा अलर्ट मोड पर रहा है। और उदयपुर में सबसे ज्यादा इसका असर देखने को मिला। बात करेंगे जोधपुर में प्रशासन ने एहतियात बरतते हुए करीब 130 मकानों को खाली करवा दिया गया, कंट्रोल रूम बनाया हुआ है। सर, किस तरह से आप लोगों ने, पुलिस ने और प्रशासन निगम ने किस तरह से व्यवस्था की तूफान को लेकर? देखिए, जो ताउते तूफान की जब सूचना मिली थी उसके बाद से ही लगातार प्रशासन और पुलिस की टीमें एक्टिव हो गई थी। कंट्रोल रूम इसके लिए स्थापित किए गए थे और पूरे जोधपुर शहर में जो है घूम कर लोगों को अवेयर किया जा रहा है कि भाई अपने जो पुराने मकान हैं, जर्जर मकान हैं, उनको खाली करके शिफ्ट हो जाएं। तो इसमें प्रशासन, निगम और पुलिस के सहयोग से करीबन 130 घरों से लोगों को खाली करवाया गया है और हम लगातार पूरे जोधपुर शहर में अनाउंसमेंट करवा रहे हैं ताकि कोई जनहानि नहीं हो। बिल्कुल प्रियंका, जिस तरह से कोई जनहानि नहीं हो इसके लिए प्रशासन पूरा अलर्ट मोड पे। बात जोधपुर और पश्चिमी राजस्थान की अगर की जाए तो जिस तरह से प्रशासन अलर्ट मोड पर है, कोविड चल रहा है, कोविड के बीच में अस्पतालों की बिजली सप्लाई बाधित नहीं हो, जिसके लिए प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम कर लिए थे। और यही कारण है कि जालोर, सिरी और पाली में कहीं भी विद्युत आपूर्ति अस्पतालों में खराब नहीं हुई है और लगातार बिजली सप्लाई चालू है। लेकिन पेड़ कई जगह पर उखड़े हैं और जो बिजली के खंभे गिरने की जो सूचना आ रही है उसको लेकर भी प्रशासन उसको दुरुस्त करवाने में लगा हुआ है। तो कह सकते हैं राजस्थान से टच कर चुका है, लेकिन इतना खतरा नहीं हुआ जितना गुजरात और महाराष्ट्र में देखने को मिला था। ठीक है अंकुर, जिस तरह से 4 जहाज अभी भी फंसे हुए हैं, ऐसे में तमाम सवाल खड़े होते हैं। क्या क्रू मेंबर्स को पता नहीं था कि इस तरह के हालात जब होंगे तो उनसे निपटने के लिए कौन से प्रोटोकॉल्स का पालन करना है? क्या समय पर्याप्त था? मूवमेंट में इतना समय क्यों लगा? आखिर कहां पर चूक हुई है? देखिए, जो अभी तक जो छन की जानकारी हमारे पास आ रही है, बार्ज एक ऐसा टेम्पररी प्लेटफॉर्म होता है जब बॉम्बे हाई से या दूसरे जो पॉइंट होते हैं जब वहाँ से तेल निकाला जाता है, तो जो उनका ऑयल ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो एक टेम्पररी बेस होता है जिसको बनाया जाता है, उसको बार्ज कहा जाता है। वहाँ पर ये ऐसे 273 लोग थे जो फंस गए थे वहाँ पर। हालांकि इस बारे में चेतावनी पहले थी, ओएनजीसी का यहाँ पर क्या होना चाहिए था, आइडियल जो एसओपीज हैं, जो प्रोटोकॉल हैं, क्या उनको फॉलो किया गया है या नहीं किया गया है, यकीनन तौर पर ये सब जांच का विषय है। ये इन्वेस्टिगेशन जब आगे बढ़ेगी तब पता चलेगा। लेकिन फिलहाल जो प्रायोरिटी है इंडियन नेवी की और इंडियन कोस्ट गार्ड की, वो इस बात को इंश्योर करना है कि जितने भी इस वक्त लोग वहां फंसे हुए हैं, तकरीबन 89 लोग फंसे हुए हैं, क्योंकि 184 को रेस्क्यू करवा लिया गया है, तो उनको इंश्योर करना है कि उनको सुरक्षित वापस कैसे भी लाया जाए। फिलहाल पूरा ध्यान प्रशासन का हो, चाहे इंडियन नेवी चाहे कोस्ट गार्ड का हो, वो इस बात पे लगा हुआ है। और यही वजह है आईएनएस कोच्चि और आईएनएस कोलकाता लगातार 2-3 आज तीसरा दिन हो जाएगा वो इस काम पे, रेस्क्यू काम पे लगे हुए हैं। और उनको 3 और इंडियन नेवी के जहाज हैं और इंडियन नेवी के हेलीकॉप्टर्स हैं, उन्होंने भी इस रेस्क्यू वर्क में ज्वाइन कर लिया है। लेकिन फिलहाल जैसे आप देख रही हैं, मौसम खराब है। मुंबई में भी आज ये लगातार तीसरा दिन है जब बारिश हो रही है। आप समुद्र के अंदर जाएंगे तो हवाओं की रफ्तार है वो तकरीबन 35 से 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार होती है। ऐसे में सी बहुत रफ होता है और तब रेस्क्यू काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और यही वजह है 2-2, 3-3 के पेयर में जैसे जैसे होता है लोगों को बचाया जाता है, उसी काम में इंडियन नेवी लगी हुई है। ठीक है अर्पण, क्या गुजरात में तबाही मचाने के बाद ये माना जाए कि ये तूफान कमजोर पड़ गया है? प्रियंका, तूफान की बात करें तो तूफान बिल्कुल पूरी तरह से गुजरात से आगे निकल चुका है। तूफान की वजह से अब कोई भी सिचुएशन यहाँ पर नहीं है, ना कोई बारिश है, ना कोई भारी पवन चल रही है। हाँ,
कल देर शाम तक ऐसे हालात थे, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया तूफान का अब कोई भी असर गुजरात में कहीं भी नहीं दिख रहा है। लेकिन तूफान के वक्त के जो असर की बात थी वो अब सामने आ रही है। राज्य के अलग अलग इलाकों से जो खबरें आ रही है, जो विजुअल्स भी आ रहे हैं, तबाही के मंजर जो है वो देखते ही अपने रोंगटे खड़े हो जाता है कि किस तरह से ये जो साइक्लोन तौते है उसने तबाही मचाई है। मैंने आपको बताया सबसे खराब हालत जो है वो कोस्टल एरिया थे वहां के गाँव की है। और ऊना की बात करें तो ऊना में जिस तरह से हमारे दूसरे सहयोगी वहां पर मौजूद है, उनसे मेरी बात हुई तो तकरीबन अगले 7 से 10 दिन तक वहां कोई भी प्रकार की इलेक्ट्रिसिटी उपलब्ध हो पाए ऐसी कोई भी संभावना नहीं है। वैसी संभावना कम्युनिकेशन को लेकर है, क्योंकि लाइट पोल गिर चुके हैं, जो मोबाइल के टावर है वो गिर चुके हैं। आप सिर्फ बाय रोड ही वहां जा सकते हैं, यानी संपर्क हो सकता है, बाकी कम्युनिकेशन का कोई जरिया नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी में भी दूसरे इलाकों में भी यही हाल है। कम से कम 1 हफ्ता लगेगा पूरे अलग अलग जो गांव है जो अभी भी बिजली के बिना है। तो जो सरकारी प्रशासन है उनकी प्रायोरिटी यही है कि जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको जल्द से जल्द रिस्टोर किया जाए और जितना भी नुकसान हुआ उसका एक सर्वे कर उनको जो कंपेंसेशन देना है अगर सरकार डिक्लेयर करती है तो वो की जाए। प्रियंका, ठीक है। अरुण, क्या यूपी और हरियाणा में भी लगातार एक खतरे का डर बना हुआ है? क्या ये मौसम विभाग मानता है कि इस तूफान का असर दिल्ली, एनसीआर, यूपी, हरियाणा में भी होगा? बिल्कुल प्रियंका, बात करेंगे राजस्थान से तूफान गुजरने के बाद अगला जो हिस्सा है वो हरियाणा और यूपी और एनसीआर इलाके को ही टच करेगा। बात करेंगे कोटा में शाम तक पहुंचने की संभावना है, तो कह सकते हैं राजस्थान से उदयपुर से गुजरने के बाद अब यूपी, हरियाणा और एनसीआर को टच करेगा। लेकिन कह सकते हैं राजस्थान में इस चक्रवात के कारण से ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। हालांकि कई जगह पेड़ उखड़े थे, कई बिजली खंभे भी उखड़े थे, लेकिन प्रशासन अलर्ट मोड पर अभी भी लगातार उनको दुरुस्त करवा रहा है, लोगों को राहत देने का प्रयास कर रहा है। लेकिन कह सकते हैं जिस तरह से गुजरात और महाराष्ट्र में जो तबाही मची है उस तरह का असर राजस्थान में देखने को नहीं मिल रहा है। प्रियंका, चलिए आप सभी हमारे साथ बने रहिए, एक ब्रेक का वक्त हो चला है। ब्रेक के उस बार भी हम बताएंगे किस कदर इस आपदा के बाद रेस्क्यू मिशन पर ध्यान दिया जा रहा है, पावर बैकअप का कैसे ख्याल रखा जा रहा है और कहां पर कोविड वैक्सीनेशन को फिलहाल रोक दिया गया है। अरब सागर में बार्ज P305 पर सवार 89 लोगों की तलाश जारी है। बार्ज P305 पर सवार 184 लोगों को बचाया गया है। बार्ज P305 में कुल 273 लोग सवार थे। बार्ज P305 जहाज पर सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। नौसेना के जवान राहत और बचाव में जुटे हुए हैं। सर्च ऑपरेशन में P81 सर्विलांस एयरक्राफ्ट को लगाया गया है। नौसेना हेलीकॉप्टर्स की भी मदद ली जा रही है। मंगलवार को बार्ज P305 मुंबई से करीब 65 किलोमीटर दूर डूबा हुआ था। तो लगातार इस खबर पर हम आपको अपडेट दे रहे हैं। देखिए, एक साइक्लोन बहुत तबाही मचाता है, पर्यावरण के लिए भी विनाशकारी होता है और कई बार बाढ़ का कारण भी बनता है और इसे सबसे खतरनाक प्राकृतिक आपदाओं में गिना जाता है। तो सर्च ऑपरेशन में P81 सर्विलांस एयरक्राफ्ट को लगाया गया है। लगातार सर्च ऑपरेशन का काम चल रहा है, रेस्क्यू का काम चल रहा है। अरब सागर में बार्ज P305 पर सवार है 89 लोग और ऐसे में बार्ज P305 जहाज पर सवार 184 लोगों को बचाया जा चुका है। नौसेना के जवान राहत और बचाव में जुटे हुए हैं। ताउते तूफान तो गुजर गया लेकिन तबाही के निशान छोड़ गया। गुजरात और महाराष्ट्र में तूफान ने भारी तबाही मचाई। तूफान से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात और दीव के दौरे पर हैं। पीएम मोदी तूफान प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे। इधर अरब सागर में नौसेना का मिशन जिंदगी जारी है। समंदर में फंसे जहाज से नौसेना ने अब तक 317 लोगों का रेस्क्यू किया है। अरब सागर में बार्ज P305 पर सवार 77 लोगों की तलाश जारी है। बार्ज P305 पर सवार 184 लोगों को बचाया गया है। बार्ज P305 में कुल 273 लोग सवार थे। बार्ज P305 जहाज पर सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। नौसेना के जवान राहत और बचाव में जुटे हुए हैं। सर्च ऑपरेशन में P81 सर्विलांस एयरक्राफ्ट को लगाया गया। नौसेना हेलीकॉप्टर्स की भी मदद ली जा रही है। मंगलवार को बार्ज P305 मुंबई से करीब
65 किलोमीटर दूर डूबा हुआ था। तो 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं दिल्ली, उदयपुर, जालौर और चित्रकूट की। मौसम एकाएक बदला है दिल्ली एनसीआर में, जिसका पूरा असर माना जा रहा है कि यूपी हरियाणा से होता हुआ दिल्ली में भी होगा। और ऐसे में मौसम विभाग का मानना है कि बारिश भी आने वाले 2 दिनों में लगातार हो सकती है। उदयपुर की बात करें तो झमाझम बारिश हो रही है। जालौर में तेज हवाएं हैं, बिजली कट गई है। बिजली का संपर्क कटने से लोगों को तमाम तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और चित्रकूट में बेमौसम बरसात हो रही है। मई का महीना जब जबरदस्त गर्मी पड़ती है, ऐसे में जबरदस्त तरीके से बेमौसम बारिश हो रही है। तो ताउते तूफान के साइड इफेक्ट्स की 4 तस्वीरें अलग अलग जगहों से हमने आपको दिखाई। किस कदर मौसम एकाएक बदला है। बरसात के मौसम को आने में अभी वक्त था, लेकिन मंजर चारों तरफ एक सा ही दिख रहा है। और ये 6 तस्वीरें, समंदर में फंसी है जिंदगी। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार हो रहा है, जिसका नाम है जिंदगी। कोस्ट गार्ड का ये रेस्क्यू हो रहा है। आईएनएस की तरफ से लगातार प्रयास हो रहा है कि जल्द से जल्द जितने भी लोग फंसे हुए हैं उनको बचाया जा सके। बार्ज P-305 से रेस्क्यू की तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। नौसेना के हेलीकॉप्टर लगातार जुटे हुए हैं। और ऐसे में आईएनएस कोलकाता की तस्वीर भी 6ठी तस्वीर में हम आपको दिखा रहे हैं। किस कदर लगातार निरंतर प्रयास हो रहा है। जितने भी लोग फंसे हुए हैं, अभी 90 से ज्यादा लोग फंसे हुए हैं। कोस्ट गार्ड में लगातार प्रयास हो रहा है उनको बाहर निकाला जाए और सही सलामत जिंदगी बचाई जा सके। नौसेना का मिशन जिंदगी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस कदर ये क्रू पलटा और किस कदर वहां प्रोटोकॉल्स का पालन नहीं किया गया, ये एक बड़ा सवाल है। क्या बार्ज को मूव करने के लिए पर्याप्त समय नहीं था? क्या सूचना अपर्याप्त थी? या फिर जिस तरह से चक्रवातों की संख्या बढ़ रही है, उसे देखते हुए प्रोटोकॉल्स को अपडेट करने की जरूरत है? इन सभी सवालों के जवाब ढूंढने होंगे, क्योंकि तमाम प्रोटोकॉल्स बनाए गए हैं। इस तरह के अगर हालात होंगे तो उन प्रोटोकॉल्स का पालन किया जाना जरूरी है। लेकिन क्या समय पर जानकारी नहीं पहुंची? क्या उन नियमों को अपडेट करना होगा? क्या सूचना अपर्याप्त थी? तो ये 18 मई 2021 की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। किस कदर ये रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ। आईएनएस बतवा, आईएनएस तेग रेस्क्यू में कौन कौन है, ये आपको सिलसिलेवार तरीके से बता रहे हैं। कोस्ट गार्ड शिप भी मौजूद है। हर संभव प्रयास हो रहा है। रेस्क्यू मिशन में जुटे हैं नेवी के 5 जहाज। और ऐसे में पूरी उम्मीद है, लाइफ जैकेट्स पहने हुए हैं लापता लोग, लेकिन उम्मीद बरकरार है। रेस्क्यू मिशन में भारतीय नौसेना के 5 जहाज लगाए गए हैं। इसके अलावा हेलीकॉप्टर्स और कोस्ट गार्ड्स की भी मदद ली जा रही है। डीजी शिपिंग के सूत्रों ने कहा है कि P-305 के सभी क्रू ने लाइफ जैकेट्स पहन रखी थी। जो लापता हैं वे समुद्र में कहीं ना कहीं उतरे होंगे और इसकी उम्मीद बनी हुई है। जिन लोगों को रेस्क्यू किया गया है वे घंटों तक समुद्र में अपनी लाइफ जैकेट्स के सहारे उतरते रहे। रेस्क्यू में लगे लोगों को तेज हवाओं और काफी ऊंची लहरों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि मौसम लगातार खराब है। रुक रुक कर बारिश हो रही है, तेज हवाएं चल रही हैं। तो ये तस्वीरें आपने देखी। मौसम खराब है, तेज हवाएं हैं, बारिश हो रही है रुक रुक के, और इसी बीच रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। कौन कौन से जहाज इस रेस्क्यू में जुटे हुए हैं, तस्वीरें हमने आपको दिखाई, बताया। और ऐसे में ये जो 4 तस्वीरें हैं, पहली तस्वीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पहुंचेंगे हवाई सर्वेक्षण के लिए गुजरात में, और वहां पर तमाम अधिकारी भी शामिल होंगे, मुख्यमंत्री की मौजूदगी होगी। ऐसे में हवाई सर्वेक्षण भी किया जाएगा। जहां जहां इस तूफान ने तबाही मचाई है, वहां कैसे अब रेस्क्यू का काम हो
हो रहा है, क्योंकि ये भी जानकारी मिल रही है कि कोविड वैक्सीनेशन का काम रुक गया है, अस्पतालों में बिजली नहीं पहुंच पा रही है, तो पावर बैकअप का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। जिन लोगों की जिंदगी गई है उनका ख्याल रखना है, उनके परिवार को देखना है। ओएनजीसी ने जारी किया है हेल्पलाइन नंबर, वो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, और हेल्पलाइन नंबर है ये आपकी टीवी स्क्रीन पर। बार्ज P305 पर सवार लोगों की जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर ओएनजीसी ने जारी किया है। ओएनजीसी के पूर्व निदेशक वेद प्रकाश महावर ने कहा कि मान लीजिए 4000 फीट की गहराई पर एक कुआं खोदा जा रहा है, आप रुककर वहां से जा नहीं सकते। कुएं को सुरक्षित करना जरूरी है और ड्रिल को बाहर निकालना पड़ता है ताकि कोई बड़ा हादसा ना हो जाए। ओएनजीसी का ड्रिल शिप सागर भूषण तैयार था और जब इसके एंकर टूटे तो यह भटक गया। पूरा बताया है कि आखिर कहां पर चूक हुई। उन्होंने कहा कि P305 इसलिए डूबा क्योंकि वह भटकने के बाद एक प्लेटफॉर्म से टकरा गया। और ऐसे में हमारे संवाददाता अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले रुक करेंगे अरुण हर्ष की तरफ। अरुण, उत्तर भारत की तरफ भी लगातार एक संकट बना हुआ है, क्या कहता है मौसम विभाग? आने वाले कितने दिनों तक लगातार मौसम एकाएक बिगड़ता रहेगा? प्रियंका, मैं बता दूं, राजस्थान से जिस तरह से चक्रवात गुजरा है, अब पूर्वी उत्तर और उत्तरी यूपी में जिस तरह से, और राजस्थान के साथ साथ हरियाणा और एनसीआर इलाके में इसकी जो है दस्तक दे दी है और अगले 24 घंटे तक इसका असर देखने को मिलेगा। हालांकि राजस्थान में जो है इतना नुकसान नहीं पहुंचा है, लेकिन गुजरात और महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा था। इस चक्रवात के कारण से अब दिल्ली और एनसीआर को खतरा बना हुआ है और अगले 24 घंटे तक मौसम विभाग का ये अंदेशा है कि अगले 24 घंटे तक जो है दिल्ली और एनसीआर के इलाके में, यूपी के इलाके में इसका असर देखने को मिलेगा। ठीक है अरुण, के नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स की तरफ से ये माना जा रहा है कि तूफान का सबसे खराब दौर गुजर गया है? प्रियंका, बात करें अगर तूफान का सबसे खराब दौर तो वास्तव में गुजर चुका है, क्योंकि जिस तरह से गोवा, महाराष्ट्र और गुजरात में जिस तरह से कहर बरपा था, उसके बाद में धीरे धीरे जिस तरह से जो अंदाजा लगाया जा रहा था 50 से 60 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलने की, वो हवाओं की रफ्तार कम हो चुकी है। लेकिन कह सकते हैं उदयपुर में और पश्चिमी राजस्थान के जिस तरह से बात करें सूरज जालौर में इसका असर देखा गया था, अब राजस्थान से दिल्ली, एनसीआर और उत्तर प्रदेश की तरफ इसका रुख हुआ है। हालांकि जो 24 घंटे महत्वपूर्ण बताए मौसम विभाग ने, लेकिन कह सकते हैं कि चक्रवात का असर अब कम होने लग गया है। लेकिन जिस तरह से 24 घंटे की जो चेतावनी दी गई है वो काफ़ी अहम है, क्योंकि अभी भी इसका खतरा टला नहीं है। और जिस तरह से अलग अलग जगहों पर बारिश हो रही है, कई जगह तेज हवा के कारण से खंभे और पेड़ उखड़ने शुरू हो गए थे, तो कह सकते हैं अभी भी अलर्ट रहने की जरूरत है। और एसडीआरएफ की टीम और एनडीआरएफ की टीम भी लगातार इस पर वॉच किए हुए है। प्रशासन बात अगर राजस्थान की करे और चाहे यूपी और दिल्ली की करे, एनसीआर की करे, सब जगह प्रशासन अलर्ट मोड पर है, क्योंकि पहले से ही मौसम विभाग ने जिस तरह से चेतावनी दी थी कि ये जो ताउते तूफान आ रहा है, चक्रवात आ रहा है, उसका असर पूरे देश में विशेष तौर से महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान का कहा गया था। लेकिन इसके बाद में अब ये चूंकि दिल्ली की तरफ और उत्तर प्रदेश की तरफ रुख कर चुका है, अब वहां पर भी प्रशासन अलर्ट मोड में ही नजर आ रहा है। अरुण, ये जानना चाहेंगे क्या कौन कौन से वो राज्य हैं जहां पर रेल सेवाओं को भी रद्द कर दिया गया है? बात करेंगे प्रियंका रेल सेवाओं की, तो सबसे ज़्यादा जो है गुजरात और महाराष्ट्र में रेल सेवा को रोका गया था और गोवा में जो है रोकी गई थी। लेकिन कह सकते हैं अब धीरे धीरे जिस तरह से चक्रवात वहां से गुजरने के बाद में अब जो प्रभावित इलाके राज्य है वहां पर उनको रेस्क्यू करने का काम शुरू कर दिया प्रशासन ने। लेकिन राजस्थान में अभी फिलहाल कह सकते इस चक्रवात का असर कम हुआ है। लेकिन आपकी बात करेंगे दिल्ली, एनसीआर, उत्तर प्रदेश की, वहाँ इसकी संभावना देखने को मिल रही है और उम्मीद की जा रही है कि जो अगले 24 घंटे में है इसका असर जो है उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से दिखा जा सकेगा। तो इसको लेकर उत्तर प्रदेश में प्रशासन पूरा अलर्ट मोड पर है। जैसे ही कोई मौसम विभाग की चेतावनी आती है उसी के अनुसार प्रशासन उस पर एक्शन करने के मूड में उतर जाता है। तो कह सकते हैं प्रशासन पूरा अलर्ट मोड पर है। अरुण, मौसम विभाग की तरफ से एक आशंका व्यक्त की जा रही है कि अभी ये तूफान टला भी नहीं है, लेकिन अंडमान के पास से एक और तूफान के विकसित होने की आशंका है। क्या वाकई ये डर बना हुआ है?
प्रियंका, ये सबसे बड़ी चिंता का विषय है। मौसम विभाग लगातार जिस तरह से चेतावनी दे रहा है, अंडमान में दूसरा एक साइक्लोन जो बनने जा रहा है, उसकी गंभीरता को भी प्रशासन ने पहले से अलर्ट मोड पर सभी राज्यों को अलर्ट मोड पर डाल रखा है। और कह सकते हैं कि जिस तरह से ताउते तूफान जो ये चक्रवात आया था, उसके कारण से महाराष्ट्र, गोवा और गुजरात में सबसे ज्यादा तबाही देखने को मिली थी। और उसके बाद में बात करें राजस्थान में हालांकि इसका असर कम हुआ था, लेकिन उत्तर प्रदेश में और दिल्ली एनसीआर के इलाकों में इसका असर देखने को मिलेगा। नया जो चक्रवात आने की, जो तूफान आने की चेतावनी दी है, उसको लेकर भी प्रशासन अभी भी अलर्ट मोड पर है। बात करें राजस्थान की, राजस्थान में भी प्रशासन पूरा अलर्ट मोड पर है। किसी भी बात की जो चूक नहीं होनी चाहिए। Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now.